Dear students, in previous lecture we have studied that what is fiber and what is fabric, and there are two types, natural fibers and synthetic fibers. Okay, now in this video we will study some synthetic fiber and बनता कैसे है। तो इसको हम बनाते हैं, हम ह्यूमंस बनाते हैं। ये मैन मेड होता है और मैन मेड होने के कारण आप ये जानते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि ये नेचर में नहीं मिलता होगा। और अगर आपको नेचुरल फाइबर्स के बारे में पता करना है, नेचुरल फाइबर के बारे में अगर आप देखें तो आपको मैंने 6th और 7th में ही आपको इसके बारे में बता दिया था। वो आप यहाँ पे फ्लैश पे देख सकते हैं, अभी आएगा। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। नेचुरल फाइबर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो हमारा टॉपिक था फाइबर टू फैब्रिक। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर की। तो सिंथेटिक फाइबर में हम कहेंगे कि सिंथेटिक फाइबर आखिर कैसे बनता है। तो हमने आपको बताया कि ये मैन मेड होता है, और आखिर ये मैन मेड कैसे होता है, हम आखिर इसको कैसे बनाते हैं। तो हम इनको केमिकल्स की मदद से बनाते हैं। तो केमिकल्स इसमें क्या काम करते हैं? जो ये केमिकल्स होते हैं ये छोटे छोटे यूनिट्स में पाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ के एक बड़ा यूनिट बनाता है जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। और ये जो पॉलीमर शब्द है ये कहां से आया है? ये एक ग्रीक वर्ड है, और ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। इसमें पॉली जो शब्द है इसका मतलब होता है मेनी, और मर का मतलब है एक सिंगल यूनिट। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, जब कई यूनिट मिल रही है तो एक मैन मेड सब्सटेंस तैयार हो रहा है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कह रहे हैं या आर्टिफिशियल फाइबर कह रहे हैं। ठीक है, या हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उसको आप अभी देखेंगे, एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चरली अगर हम उसको देखें तो वो कैसा दिखेगा। तो आपने नेकलेस पहना होगा, नेकलेस में जो सिंगल बीड्स होती हैं, छोटी छोटी ये जो बीड्स बनी हुई है, या आपने पिन को आपने छोटे में जब खेला होगा तो आपने ऐसे ही कनेक्ट किया होगा, तो आपको ऐसा ही कुछ दिखता है ये सिंथेटिक फाइबर भी। तो इसके बारे में चलिए समय न वेस्ट करते हुए इनके बारे में हम और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये सिंथेटिक फाइबर हैं, अभी मैंने बताया कि ये पॉलीमर से बनते हैं। तो ये जो पॉलीमर है, ऐसा ही पॉलीमर क्या नेचुरल फाइबर में भी होता है? तो बिल्कुल होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप कॉटन लें, कॉटन का कोई कपड़ा लें, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये सेलुलोज से बना होता है। लेबोरेटरी में अगर आप इसको चेक करें तो ये सेलुलोज से बना होता है, और ये सेलुलोज बनता है ग्लूकोज से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल यूनिट है वो है ग्लूकोज, और जो पॉलीमर है यहाँ पे वो है सेलुलोज, और जो एक मटेरियल है वो है कॉटन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंगल यूनिट हो गया ग्लूकोज, और पॉलीमर हो गया सेलुलोज, और एक कंप्लीट फाइबर तैयार हो गया, वो है कॉटन। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की, एक एक करके हम अब सारे सिंथेटिक फाइबर्स को डिस्कस कर लेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर में अगर हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो सबसे पहला उसमें है रियॉन। जो रियॉन है सिंथेटिक फाइबर, वो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। जो ये रियॉन है ये किस नाम से जाना जाता है? ये आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये आखिर कैसे बना, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। आपको ये पता होगा, हमने आपको 6th और 7th में बताया था कि ये जो ओरिजिनल सिल्क होता है ये सिल्कवॉर्म से बनता है। ठीक है, सिल्कवॉर्म से तैयार होता है, और ये सबसे पहली बार चाइना ने खोजा था। और जब चाइना ने खोजा तो इसने पूरी कोशिश की कि पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में पता ना चले ये आखिर कैसे बनता है। और चाइना ने इसको काफी हाई रेट में पूरे वर्ल्ड में बेचा, और इसकी डिमांड काफी बढ़ी क्योंकि ये बहुत चमकदार था, बहुत ही अट्रैक्टिव था। तो 19th सेंचुरी के एंड में कोशिश ये की गई कि इसके बारे में हम खोज करें, हम एक आर्टिफिशियल
सिल्क तैयार करें। तो साइंटिस्टों ने इसके बारे में सोचना शुरू किया और एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया जिसका नाम हम रियॉन रखे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने वुडन पल्प लिया, वुडन पल्प का इस्तेमाल किया और इस पे केमिकल रिएक्शन कराया। केमिकल जब ट्रीटमेंट कराया तो ये रियॉन तैयार हुआ और ये रियॉन बहुत ही सस्ता पड़ा। जब इन्होंने बनाया तो ये बहुत चीप हुआ और ये बहुत ही ड्यूरेबल था, काफी दिन तक चलता था ये, और इसमें लश्चर था, चमक था, तो ये काफी अट्रैक्शन का कारण बना और ये काफी फेमस हुआ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक जो सिल्क था उसका कॉपी बनाया गया और ये काफी फेमस हुआ और आज हम रियॉन काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें कि रियॉन को अगर हम कंबाइन करें किसी और मटेरियल से तो वो कुछ और आसान काम कर देता है। तो अगर रियॉन को आप कंबाइन करें कॉटन से तो आप कई सारे बेडशीट तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं? आप चादर तैयार कर सकते हैं। और रियॉन को अगर आप वुल से कंबाइन कर दें, ठीक है, ऊन से कंबाइन कर दें तो क्या होगा, आप बहुत सारे कारपेट तैयार कर सकते हैं जो कि हम रेड कारपेट में तैयार करते हैं। जैसा कि अभी हमारा आप देख रहे हैं न्यूज में भी आ रहा है, यूट्यूब का फैन फेस्ट होने वाला है, 30 तारीख को फैन फेस्ट होने वाला है, वहां पे भी आप देखिएगा अब रेड कारपेट इस्तेमाल होगा, वहां पे क्या होगा, इसी रियॉन का इस्तेमाल होगा। तो अब हम दूसरे टाइप के आर्टिफिशियल फाइबर की बात कर रहे हैं, वो है नायलॉन। अब नायलॉन की कुछ स्टडी करते हैं। नायलॉन की जब आप स्टडी करेंगे तो ये भी एक मैन मेड है, लेकिन यहाँ पे अलग क्या है, ये कंप्लीट मैन मेड है। अभी तक क्या था, हम वुडन पल्प का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी तो नेचर में ही मिलता था, लेकिन जो नायलॉन होगा ये कंप्लीटली क्या होगा, ये फुल्ली केमिकल सब्सटेंस होगा, ये लोगों द्वारा तैयार किया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे नायलॉन की खासियत क्या थी, ये बहुत ही स्ट्रांग था, ये बहुत ही स्ट्रांग था, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था, ये इलास्टिक था इसलिए बहुत आसानी से इसका शेप बदला जा सकता था, और ये बहुत लाइट था, ये बहुत हल्का था, आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह इसको कैरी कर ले जाते थे। ठीक है, और इसमें साथ ही साथ लश्चर भी था, इसमें चमक भी थी। ये चीजें आपको ज्यादातर हर सिंथेटिक फाइबर में ये मिलेगा। ठीक है, और इसीलिए आपने देखा कि नायलॉन के बहुत सारे मोजे बने, फिर आपको वायर बना, थ्रेड बना, फिर आप जो आज टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं ये सब नायलॉन के ही बने होते हैं। कुछ चादर जो बहुत चमकदार होते हैं, या बेडशीट, या आपको ये कारपेट, ये सब आपको नायलॉन के ही बने मिलते हैं। और इसके स्ट्रॉन्गनेस के कारण, इसकी स्ट्रेंथ के कारण ये स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए जो पैराशूट इस्तेमाल किए जाते हैं या माउंटेन में जो आपके रोप इस्तेमाल किए जाते हैं ये सब नायलॉन के ही बने होते हैं। तो देख रहे हैं आप, कोई सिंथेटिक फाइबर जो अभी तक हम जान नहीं रहे थे उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल हम डेली में कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं थे तो हमको पता नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिस्टर की। तो पॉलिस्टर जो शब्द है ये दो शब्द से बना हुआ है। पॉली मतलब आपको मैंने बताया मेल नहीं होता है, और ईस्टर जो शब्द है ये क्या है, ईस्टर आपका फ्रूट का स्मेल आता है इससे। ठीक है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है और इसमें फ्रूट की स्मेल आती है। ठीक है, फ्रूट की स्मेल आती है, इसीलिए ये बहुत फेमस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे जो ये पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर बहुत ही अच्छा मटेरियल है क्योंकि ये श्रिंक नहीं करता है। ये क्या है, रिंकल इसमें नहीं बनते हैं, इसमें
जो आप कपड़ा पहनते हैं तो वो फोल्ड हो जाता है, वो क्रश हो जाता है, लेकिन ये क्रश नहीं होता है। समझिए कि आप इसको कई बार पहन सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से धुला जा सकता है, इजी वॉशेबल होता है ये। ठीक है। तीसरा, ये बहुत ही सूटेबल है किसी ड्रेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके कितने ज्यादा इस्तेमाल हैं। तो अब हम अगर बात करें कि पॉलीमर जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिस्टर का, तो ये पॉलीमर जो पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर आपको और किस नाम से आप जानते हैं इसको? फेमस नाम बताइए। ये टेरिलीन के नाम से आप फेमस जानते हैं पॉलिस्टर को। टेरिलीन आपने इस्तेमाल किया होगा कभी ना कभी, या आपने इसका इस्तेमाल पीईटी के नाम से किया होगा। पीईटी की बॉटल्स आती हैं और पीईटी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? ये भी पीईटी भी एक तरह का पॉलिस्टर है। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेरी एप्थलेट, पॉलीइथिलीन तेरेप्थलेट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। जो ये पीईटी है, ये बहुत ज्यादा फेमस है यूटेंसिल्स में। फिल्म जो तैयार होती है या जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब पीईटी का बना होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो अभी तक आप मटेरियल जानते नहीं थे, उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे बात करें, जो पॉलिस्टर है, ये हम और इस तरह के मटेरियल कौन-कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ईस्टर है, ये क्या है? इसकी सिंगल यूनिट है। ठीक है? और ऐसे ही कुछ मटेरियल जब आप देखें, जब हम सिंथेटिक फाइबर की हम बात कर रहे हैं, जब फैब्रिक की बात कर रहे हैं, ये पॉलीकॉट है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे 2 मटेरियल इस्तेमाल हो रहा होगा। 2 सिंथेटिक फाइबर्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। यहाँ पे कौन-कौन से मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं? तो पॉली का मतलब हो गया पॉलिस्टर, ठीक है? पॉलिस्टर हो गया और कॉट मतलब हो गया कि उसमें कॉटन होगा। ठीक है? और आपने ऐसा नाम क्या सुना होगा? बताइए। पॉली वूल। ठीक है? पॉली वूल में क्या है? वही पॉलिस्टर और यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया वूल। ठीक है? तो आप ये देख पा रहे हैं, 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से हम कई चीजों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है? या आपने यहाँ पे देखा होगा टेरिकॉट, ये भी एक तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर है। अब यहाँ पे आपने देख लिया पॉलिस्टर को और कई ऐसे ही पॉलिस्टर टाइप के और सिंथेटिक फाइबर्स को, जो अभी हमने पढ़ा। अब हमने पढ़ा कुछ जो हमारा हल्के मटेरियल हैं, जो कि कॉटन के तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब क्या ऐसे ही मटेरियल हम ठंडे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये होता है एक्रेलिक। जो आर्टिफिशियल वूल होता है, उसको हम कहते हैं एक्रेलिक। ये भी हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है। और ये क्या है? ये रिलेटिवली हमारा इसका क्वालिटी अगर देखें तो ये चीप होता है। जो नेचुरल वूल होता है उससे वो सस्ता होता है। एक्रेलिक हमेशा चीपर होता है। ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा ये चीपर होगा और ये क्या होगा? इसमें इसका मटेरियल बहुत आसानी से हम इसको कलर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स में हमको मिलता है। ये काफी दिन तक चलता है। तो ये क्या है? ये ड्यूरेबल भी है और साथ ही साथ ये अफोर्डेबल भी है। ठीक है? हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये चीप है। तो ये हमने इसमें कई क्वालिटीज देखी जो कि हमको नेचुरल फाइबर में नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है? अभी तक तो हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। इसमें क्या होता है? अगर आप सिंथेटिक फाइबर को आप पहन के चले जाएं,
फायर के पास में, तो क्या होगा, ये आपकी बॉडी से स्टिक कर जाएगा। ठीक है, ये आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। मान लीजिए कहीं पे आग है और आप उसमें चले गए, तो क्या होगा, आपको आग पकड़ सकता है और ये आपकी बॉडी में चिपक सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए कहा जाता है जब जब भी आप किचन में काम करें तो आप पॉलिएस्टर के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि आप पॉलिएस्टर का इस्तेमाल ना करें। और कभी भी आप जब ध्यान देंगे कि आप जब सिंथेटिक फाइबर इस्तेमाल करें जिसमें पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पेट्रोल भी आप जानते हैं फायर से बहुत ही क्या होता है, पकड़ लेता है तेजी से। तो जब आप सिंथेटिक फाइबर में पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल करेंगे, तो ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, और इनको भी कहा जाता है कि इनको भी फायर से दूर रखना चाहिए, नहीं तो आग लग सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो हमारे लिए कितना यूजफुल रहा है। अब हम देखेंगे इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाएगी तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो हमेशा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उससे चीपर होते हैं और उनसे ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं और उनसे ज्यादा इनमें मेंटेनेंस कम लगता है और इसमें कुछ अलग सी चमक होती है, ये लस्ट्रस होते हैं। ये सब चीजें आपको सिंथेटिक फाइबर के कॉमन फीचर में मिलता है। ये जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होते हैं उनसे इन सब चीजों में ये अव्वल होते हैं, उनसे आगे होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे टाइप के मटेरियल की। यहाँ पे अब हम जो सिंथेटिक फाइबर का डिस्कशन है यहाँ पे रोकते हैं। अब हम नए तरीके का एक मटेरियल देखते हैं, वो है प्लास्टिक। अगर हम प्लास्टिक्स की बात करें तो प्लास्टिक्स आखिर किस टाइप के होते हैं, तो ये दो फॉर्म में आपको मिल सकते हैं जनरली। या तो वो लीनियर फॉर्म में होंगे जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। वो कैसे होंगे, सीधे होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, लगातार ही जुड़े होंगे। मान लीजिए ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होंगे, लीनियर फॉर्म में जुड़े होंगे। या वो क्रॉस लिंक्ड होंगे। क्रॉस लिंक्ड मतलब कि वो कहीं से भी जुड़े हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो एक ही तरीके से जुड़े हों। तो वो क्रॉस लिंक्ड होंगे, जैसे कि आप मान लीजिए नीचे वर्टिकल भी जुड़े हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का वेब स्ट्रक्चर बनेगा जब आप क्रॉस लिंक करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके के आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। एक यहाँ पे आप लिंक्ड फॉर्म देख रहे थे और यहाँ पे आप क्रॉस फॉर्म देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे कि ये जो प्लास्टिक है ये कई फॉर्म में इसको बदला जा सकता है। ये बहुत आसानी से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। इसको हम रीयूज कर सकते हैं और इसकी कई वैरायटी होती है, ये कई कलर में हो सकते हैं। इसको मेल्ट करके हम एक शीट में बना सकते हैं या इसको हम इवन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ जो प्लास्टिक्स होंगे वो आसानी से मुड़ जाएंगे, वो बेंड कर जाएंगे और कुछ यहाँ पे बेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बेंड कर रहा है और दूसरा वाला प्लास्टिक नहीं बेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे आप जो बेंड वाला प्रोसीजर देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लास्टिक होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन जो शब्द है, यहाँ पे पॉली मतलब हो गया कई सारे और थीन मतलब हुआ कि ये इथीन है, इथीन के पॉलीमर है ये। ठीक है, और ये इसी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स आप इस्तेमाल करते होंगे सब्जी लाने में या कोई भी चीज लाने में, आजकल बहुत कॉमन यूज है इसका।
ये एक तरह का प्लास्टिक होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई वैरायटी के कलर आ सकते हैं, कई ये फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप प्लास्टिक से चेयर बना सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं, ग्लास बना सकते हैं, इवन आप यहाँ पे टॉय बना सकते हैं। और कोई भी आप यहाँ पे अलग-अलग तरीके के बेंचेस ये आप प्लास्टिक से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये कई फॉर्म में और कई साइज में अलग-अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले बात करेंगे अब प्लास्टिक के कौन-कौन सी वैरायटी होती है। तो यहाँ पे अगर आप प्लास्टिक के वैरायटी की बात करें, तो प्लास्टिक के 2 टाइप होते हैं। तो प्लास्टिक के टाइप्स में अगर आप पहले प्लास्टिक के टाइप को देखें, तो एक होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब हो गया, आप नाम से ही समझ जाइए कि ये अगर इनको आग मिल जाए, इनके आस-पास अगर आग होगी, तो ये डिफ़ॉर्म हो जाएँगे। ये अपना शेप बदल देते हैं। ठीक है? आसानी से ये अपना शेप बदल देते हैं, डिफ़ॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं? इसमें अभी आपको मैंने बताया पॉलीथीन। पॉलीथीन इसका पहला एग्जाम्पल है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एक है पीवीसी। पीवीसी का है पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है? इससे कॉमन इसका यूज क्या है? ये टॉयज में आपको मिलते हैं, पीवीसी के बने होते हैं टॉयज। और आप जो कंघी यूज करते हैं या आप जो कंटेनर बनाते हैं, अलग-अलग तरह के जो कंटेनर बनाते हैं, ये सब आखिर इसी से बनते हैं, पीवीसी से ही बनते हैं। ठीक है? देखिए अलग-अलग तरह के वायर्स ये आपको मिलते हैं। दूसरा टाइप का जो प्लास्टिक है, वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप यहाँ पे देखेंगे, ये पहला वाला जो था थर्मोप्लास्टिक, वो फायर से इफेक्टिव था, वो फायर से डिफॉर्म हो जा रहा था। यहाँ पे अगर आप फायर यहाँ पे प्रेजेंट होगा थर्मोसेटिंग मटेरियल में, तो ये फायर को इफेक्टिव नहीं होगा। ये फायर के कारण डिफॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है? ये फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। ये आप यहाँ पे समझ लीजिए इस चीज को। इसीलिए ये क्या होगा, ये स्विचेस में इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है? और कुछ-कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो कि आपके किचन में यूज किए जाएंगे, क्योंकि वो फायर ना पकड़े। ये आसानी से ऐसे प्लेट्स बन सकते हैं इस मटेरियल से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है बेकेलाइट। कौन सा है? बेकेलाइट। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को रेजिस्ट करता है, ये बचाता है, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। और इसीलिए स्विचेस, हैंडल्स, अभी जो हम बता रहे हैं, किसी भी सामान में हैंडल या यूटेंसिल्स, ये इसी के बनाए जाते हैं, बेकेलाइट के ही बनाए जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलर करें कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होगा जो कि यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए, तो वह है बेकेलाइट। ठीक है? और दूसरा है मेले मेलेमाइन। ठीक है? दूसरा है मेलेमाइन। ये बहुत ही वर्सटाइल मटेरियल है। इसमें क्या होता है कि ये रेजिस्ट करता है फायर को, और हीट इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है इसका। ये किसी भी और प्लास्टिक से बेटर होता है हीट के लिए। तो हम इसको क्या करते हैं, किचन वेयर में या अपनी जो फ्लोरिंग करते हैं, टाइल्स जो लगाते हैं, ये फायर से बचाता है। तो हम जहां भी हमको खतरा रहता है कि यहाँ पे आग लग सकती है, वहां पे हम मेलामाइन मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से हम मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण कि जो मटेरियल है वो इस्तेमाल हम कर पाए अलग-अलग रूपों में। तो यहाँ पे आप ये देख रहे थे। अब हम बात करेंगे जो कैरेक्टरिस्टिक है प्लास्टिक की, और उसका जो इस्तेमाल है उसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्लास्टिक के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अगर समझेंगे, तो हम यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि क्यों आखिर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स में हम इसकी कुछ बेनिफिट होगी तभी तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला हम देखेंगे कि इसका मटेरियल कैसा है। ठीक है? वो फायर को रेजिस्ट करेगा, तो वो अच्छा प्लास्टिक है। और अगर वो डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसा कि अभी आपने 2 टाइप के प्लास्टिक्स को देखा है। तो मटेरियल में हम देखते हैं कि ये इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा हो इस मटेरियल का, तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा।
ठीक है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, कारों में, एरोप्लेन में या एयरक्राफ्ट में हम इस तरह के प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा नॉन रिएक्टिव मटेरियल है प्लास्टिक का। जब नॉन रिएक्टिव मटेरियल होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी से, फायर से हमको बचाएगा। अगर मॉइस्चर उसमें लग जाए, इसमें अगर मॉइस्चर लग जाएगा तो क्या होगा, मॉइस्चर के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि आयरन में क्या होता है, जब आयरन में कोई एयर लगता है, थोड़ा सा भी एयर अगर लग जाता है तो वो रस्ट कर जाता है, ठीक है, उसमें जंग लग जाती है। लेकिन इसमें कोरोसिव नेचर नहीं होता है प्लास्टिक में, तो ये इसका बेनिफिट है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लाइट होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इसलिए हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं, बनाते हैं। और लाइट होने के साथ साथ ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, और स्ट्रांग होने के साथ साथ ये इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। और प्लास्टिक के चौथी और आखिरी जो कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे समझ सकते हैं वो है, ये पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर होने के कारण हमको काफी इससे फायदा होता है। जहां भी आग हो या हीट हो, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं और हम बच जाते हैं, और हमको ना आग पकड़ पाती है और ना हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर कुछ चीजों को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये समझेंगे कि प्लास्टिक्स ज्यादातर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। अब इसके हम यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस में हम देखते हैं कि ये हम डॉक्टरों को देखते हैं कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं वो सर्जरी में इस्तेमाल करते हैं। और जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन के पैकेट्स इसी प्लास्टिक से बनाए जाते हैं, या सिरिंजेस जो इंजेक्शन होता है ये इसी से बनाया जाता है कि प्रॉब्लम ना आए। और हेल्थ केयर में भी हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम स्पेशल टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप देखेंगे कुकिंग वेयर में जब आप खाना बनाते हैं वहां पे ओवन का इस्तेमाल होता है। जो माइक्रो ओवन है वो आग ना पकड़े प्लास्टिक में, इसलिए हम स्पेशल टाइप का प्लास्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। तीसरा, अगर हम उसका यूज देखें तो एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिसको हम कहते हैं टेफलॉन। टेफलॉन का हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे भी वाटर हो या ऑयल हो। इससे आप जानते हैं कि बहुत सी चीजें खराब हो जाती हैं, लेकिन टेफलॉन कोटिंग जो होती है यहाँ पे हम बर्तनों के ऊपर करते हैं कि ऑयल ना लगे और वाटर के कारण उसमें कोई चेंजेस ना आए, ठीक है, उस पे जंग ना लगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, गाड़ी जब हम नई खरीदते हैं, कार, बाइक, तो हम वहां पे टेफलॉन कोटिंग करते हैं कि उसमें मटेरियल में जंग ना लगे नीचे में, और जो गाड़ी की लाइफ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो ये प्लास्टिक्स हैं, ये एनवायरनमेंट में इसका क्या इफेक्ट होता है। तो एनवायरनमेंट में अगर आप बात करेंगे तो एनवायरनमेंट में आपको ये चीज समझ में आएगी कि जो एनवायरनमेंट में अगर आप मटेरियल को देखेंगे प्लास्टिक के, तो हम दो तरीके से कह सकते हैं, दो मटेरियल होते हैं। तो पहले हम मटेरियल को समझेंगे, तब हम इसका एप्लीकेशन प्लास्टिक पे देखेंगे। तो मटेरियल जो दो टाइप के होते हैं एनवायरनमेंट में, दो, एक होता है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है, आप ये समझिए कि ये अगर किसी एनवायरनमेंट के मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया है जो नेचुरली हमको एनवायरनमेंट में मिल जाता है, ये अगर इस मटेरियल से रिएक्ट कर जाए तो ये इनको डीकंपोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डीकंपोज कर देते हैं, वो उनको गलाने लगते हैं। और दूसरे टाइप का जो मटेरियल है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझेंगे, ये जो मटेरियल है, ये जब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर इनको मिलेगा या कोई मटेरियल मिलेगा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया है, ये इनको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, ये कितना समय लेता है, 1 से
2 हफ्ता लेता है उसको पूरे तरीके से डिकम्पोज होने में। तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। पेपर को अगर हम ले लें तो 10 से 30 दिन लगता है डिकम्पोज होने में। क्लॉथ को अगर ले लें, कॉटन क्लॉथ, तो ये 2 से 5 महीना लगता है। वुड का अगर हम इस्तेमाल करें तो वुड 10 से 15 साल लेता है डिकम्पोज होने में। और अगर वुलन क्लॉथ को ले लें तो ये कुछ साल ले लेता है डिकम्पोज होने में। और अगर हम टिन, एल्युमिनियम या मेटल की बात करें, टिन की, तो ये 100 से 500 साल तक इनकी लाइफ रहती है। ये डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, ये हमारे सामने डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इनको नॉन डिकम्पोजेबल मटेरियल कहते हैं। डिग्रेडेबल मटेरियल इनको हम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक तो बहुत ज्यादा साल ले लेता है, इसीलिए हम इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि कौन सा डिग्रेडेबल है और कौन सा डिग्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको काफी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट में, अगर जैसा कि आप देख रहे हैं हम प्लास्टिक की बात करें, ठीक है, जो ये प्लास्टिक है ये अगर हम एनवायरनमेंट में छोड़ दें तो क्या ये बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं। तो ये आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि जब ये एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना शुरू कर देते हैं, इनसे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो और ये जब एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होते हैं और पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते फुल्ली, तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाते हैं, हमारे सांस की नली में जाते हैं और ये लंग्स में सेटल डाउन हो जाते हैं और ये हमारे जो ब्रीदिंग है इसको चोक कर देते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, हमारी डेथ हो सकती है। या इस पॉलीथीन बैग को, जो ये हम यहाँ पे पॉलीथीन बैग का एग्जांपल ले रहे हैं, पॉलीथीन बैग जब आप नाले में छोड़ देते हैं तो ये नाले को ब्लॉक कर देता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक के कारण कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अगर बर्न कर दें हम प्लास्टिक को तो वो पूरी तरीके से बर्न भी नहीं करता है, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, या कहीं पे आप उसको फेंक रहे हैं, या आप जानवर उनको देख रहे हैं, जो जानवर हैं अगर ये पॉलीथीन बैग खा ले रहे हैं, जैसे कि गाय है, बछड़े हैं, तो ये सब अगर कुत्ते हैं ये अगर पॉलीथीन बैग को खा लेते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। इसको हम इससे कैसे बचें? इसके लिए 4R प्रिंसिपल है, ठीक है। 4R प्रिंसिपल है। ये 4R प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये आखिर क्या होता है? ये 4 तरह के R हैं जिन पे ये पॉल्यूशन डिपेंड करेगा कि वो पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो पहला R है रिड्यूस, ठीक है। यहाँ पे पहला R जो है ये है रिड्यूस। ये जो आप पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लास्टिक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप यूज करना बंद करें, ठीक है। इसका यूज आप कम करें, ठीक है, पहला। दूसरा ये है रीयूज। अगर आप ऐसा इसका इस्तेमाल करें कि आप इसको फिर से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, इसको हम डिकम्पोज कर सकें, तो हम इसको इस्तेमाल करें। तीसरा है कि ये रिसाइकेबल होते हैं, तो हम इसको रिसाइकल कर पाए, क्योंकि कुछ प्लास्टिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको रिसाइकलिंग करके हम इसको प्रॉपरली इसका इस्तेमाल करें। और चौथा है कि वो रिकवर हो सके, अगर वो चले गए हैं, अगर वो बर्बाद हो गए हैं, तो उनको हम फिर से रिकवर कर सकें, ठीक है, वो एनवायरनमेंट में ही ना रह जाएं, हम उनको बार बार इस्तेमाल कर सकें। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए आप ये देख पा रहे हैं जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए आजकल एनवायरनमेंट में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए 4 प्रिंसिपल्स पे हमको डिपेंड रहना चाहिए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हम मटेरियल यूज करें, जो लंच बॉक्स है, जो बॉक्सेस हैं, पेंसिल बॉक्स है, कोई भी तरह का जो हम बॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम प्लास्टिक का ना करें, और हम अब यूज करें आयरन के मटेरियल्स को, तो हम यहाँ पे इन चीजों से बच सकते हैं। अब यहाँ पे आपने कुछ यहाँ पे कीवर्ड सीखे हैं, इनको आप देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करें, और
मेरा सजेशन ये है कि लास्ट में ये समरी दे रखी है, इसको भी आप एक बार पढ़ लें। जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो आप एक बार पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट में दे रखा है। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे जरूर बताएं। और आप यहाँ पे जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करें, ना भूलें, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो मैं आपको वहां पे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, तुरंत आपको मैं कमेंट करता हूं, तो आप वहां पे रिजॉल्व हो जाती है आपकी तुरंत ये प्रॉब्लम और आपके एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।